नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आज सरकार की तरफ से सदन में, राज्यसभा में जो बयान दिया गया है कोरोना की स्थिति पे, वो खबर आपको चौंकाएगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बार बार ये खबरें हर जगह से आई कि ऑक्सीजन की कमी रही लोगों के पास। अब कहा गया है कि कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर में देश भर में जो लाखों लोगों की मौत हुई, उसमें ऑक्सीजन की कमी एक वजह नहीं थी। संसद में इस पर सरकार का एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया है। राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी का मामला उठा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से बड़ी तादाद में मौतें हुई। पिछले 3 महीने में राज्यों से ऑक्सीजन की कुल डिमांड कितनी थी और सरकार की ओर से कितनी सप्लाई हुई। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरी लहर आई तो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। वैसे हालात में सरकार की तैयारियां क्या हैं? इस सवाल का जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने दिया और कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मौत की रिपोर्ट के लिए विस्तृत जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई, उसके मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल और सप्लायर्स के करार पर निर्भर करता है। ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा बढ़ने पर केंद्र सरकार ने व्यवस्था बनाने की कोशिश की। पहली लहर में ऑक्सीजन की 3095 MT ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन दूसरी लहर में डिमांड 9000 तक पहुंच गई। तो ये एक अजीबोगरीब बयान था सरकार की तरफ से राज्यसभा में। और विपक्ष ने हंगामा आज पेगासस के मुद्दे पर भी किया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कांग्रेस और शिवसेना ने इस पूरे मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT गठित कर इस कांड की जांच की मांग की है। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी के आरोपों पर जमकर हंगामा हुआ और कई घंटे दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित रही। राज्यसभा में कई विपक्षी दलों ने मांग की कि सदन की कार्रवाई रोककर पेगासस जासूसी कांड पर तत्काल चर्चा शुरू की जाए, लेकिन हंगामे के बावजूद सभापति वेंकैया नायडू चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। कांग्रेस और शिवसेना जैसे दलों की मांग है कि इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। सरकार अगर पाक साफ हाथों से है तो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी हो जाए, पार्लियामेंट में बहस हो, 267 की नोटिस का स्वीकार करके चर्चा करे। क्यों सरकार भाग रही है? क्योंकि सरकार गुनहगार के कठेरे में है और सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से लेके कई नेताओं के, कई मीडिया के लोगों के, कई बिजनेसमैनों के, कई अफसरों के फोन टैपिंग किया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक हाई लेवल SIT बनाने की मांग की है। रंजन गोगोई जो देश के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया अप्रैल के महीने में 2019 में। उस महिला का फोन हैक होता है और नवंबर में राफेल में क्लीन चिट ले ली जाती है। इसका क्या लिंक है? ये क्या क्रोनोलॉजी है? एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड SIT से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यही गतिरोध लोकसभा में भी दिखाई दिया। विपक्षी दलों ने सदन के बाहर भी इस मसले पर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद गांधी जी की मूर्ति के सामने जमा हुए और नारेबाजी की। हमारे देश में जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने NSO नाम के एक इजरायली संस्था, जो कि सिर्फ सरकारों को बेचती है अपना टेक्नोलॉजी, ये कोई प्राइवेट पार्टी को ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ना प्राइवेट पार्टी को बेचता है। यहाँ पे आप लिस्ट देखे हैं, इंडिया के जजेस बोलिए, आपके जर्नलिस्ट, आपके विपक्ष के नेता, सबके ऊपर ऐसे जासूसी किया हुआ है। और हमारे फोन्स पे जो है, उस पे हैकिंग का पूरा साइंस मिला है, पेगासस टेक्नोलॉजी यूज कर। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को जहां महंगाई और किसान का मुद्दा छाया रहा, तो मंगलवार को जासूसी कांड। विपक्ष जहां इस मसले पर जांच की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इसके लिए तैयार नहीं है, लिहाजा विरोध जारी है। उधर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को निराधार करार दिया है। राहुल गांधी की कौन जांच करेगा? राहुल गांधी रोज खुद ही सेल्फ गोल करते हैं जिस तरह से, तो क्यों? सरकार के मंत्री ने स्पष्ट तौर से कह दिया, आप देख रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी, कि इस तरह की न कोई स्नूपिंग हुई है, न कोई जांच हुई है। उन्होंने साफ कर दिया, मतलब उन्होंने विपक्षी लोग भी कह दिया कि इसके पहले भी इसी तरीके से उठाया गया था।
पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले में जैसे जैसे नए तथ्य सामने आ रहे हैं, संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि इस मसले पर विपक्षी दल लामबंद हो रहे हैं और पेगासस स्पाईवेयर फोन हैक मामले की हाई लेवल इंक्वायरी को लेकर सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में भी पेगासस से जासूसी की रिपोर्ट आ रही है। इसके मुताबिक 2019 में सरकार गिराने के समय जासूसी की गई। जिन लोगों की जासूसी हुई उस लिस्ट में तब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर का नाम है। इसमें तब के चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी और पूर्व सीएम सिद्धरमैया के सेक्रेटरी का भी नाम है। इस बारे में उमा शंकर सिंह दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। पेगासस जासूसी मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे ये जानकारी आई कि कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने में भी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का सहारा लिया गया। कांग्रेस उसके बाद काफी हमलावर हो गई है। यहाँ पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने तमाम आरोप मोदी सरकार पर लगाए। ये कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार की हत्या कर्नाटक में की गई और इसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस ये भी शक जता रही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, उसमें भी हो न हो इस तरह की जासूसी का इस्तेमाल किया गया हो। कांग्रेस ये भी आशंका जता रही है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, उसमें भी इस तरह की जासूसी की बात हो सकती है। अरुणाचल, मणिपुर, इस तरह के राज्यों को गिनाकर कांग्रेस कह रही है कि अब इन तमाम मामलों की जांच हो और जहां भी सरकार बदली वो सब एक असंवैधानिक सरकार है, नाजायज सरकार है। कांग्रेस रंजन गोगोई पर भी काफी गंभीर आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि जब कर्नाटक का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो कायदे से चीफ जो कांग्रेस का व्हिप था वो लागू करने की बात जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको मानना चाहिए था और दल बदल कानून का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत भी थी और इस पूरी जासूसी के दौरान उन पर भी किसी न किसी तरह का दबाव था और इसलिए सीधे तौर पर वो भी जिम्मेदार हैं। तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एक जांच चाहती है जो कि तमाम जो लोग हैं उनकी भूमिका तय करे, प्रधानमंत्री की भूमिका की भी जांच हो और कांग्रेस सीधे तौर पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के तेवर से लगता है कि बीजेपी आलाकमान की परेशानी बढ़ने जा रही है। उनसे इस्तीफा लेना आसान नहीं होगा। लिंगायत मठाधीशों के साथ साथ लिंगायत संगठनों के प्रमुखों ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी आलाकमान ने येदियुरप्पा को हटाया तो नतीजे भुगतने को तैयार रहें। मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा बेंगलुरु में लिंगायत मठों के प्रमुखों से मिले। ये मुलाकात तब हुई जब येदियुरप्पा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर लौटे हैं और उनके इस्तीफे की पेशकश की खबर चल रही है। लेकिन लिंगायतों के पंचपीठ का कमोबेश समर्थन येदियुरप्पा के साथ है और उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर येदियुरप्पा को हटाया गया तो बीजेपी को इसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। बीएस येडियुरप्पनवरे राज्यದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ। बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अगर कुछ उलटफेर किया गया तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದೆ ಇರಲಾರದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ। मठाधीशों के साथ साथ वीर शैव लिंगायत महासंघ प्रमुख शामनूर शिवशंकरप्पा भी येदियुरप्पा से मिले और अपना समर्थन जताया। नहीं भूलना चाहिए कि जब पटेल, निजलिंगप्पा, वीरेंद्र पाटिल और एसआर बोम्मई जैसे नेताओं को जब हटाया गया तो क्या हुआ। अगर वो लोग येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाते हैं तो ये एक युग का अंत होगा और इतिहास खुद को दोहराएगा। उधर येदियुरप्पा लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी घर पर तो कभी 5 सितारा होटल में लंच पर।
दूसरी तरफ येडियुरप्पा का विरोधी खेमा भी सक्रिय है। मैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ईमानदार और हिंदूवादी नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाएगा। खुद ही कुर्सी कौन छोड़ता है, वो भी मुख्यमंत्री की। पहले पार्टी आला कमान ने येडियुरप्पा पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया और अब येडियुरप्पा पार्टी आला कमान पर दबाव बना रहे हैं अपने अंदाज में। साथ ही साथ येडियुरप्पा ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिंगायत समाज पर उनकी अब कितनी पकड़ है और कितने पार्टी के विधायक उनके साथ खड़े हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। पोर्न फिल्म शूटिंग रैकेट की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि पोर्न फिल्म शूटिंग रैकेट का खुलासा फरवरी 2021 में हुआ था। मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ पोर्न फिल्में बनाने के इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। ये दावा मंगलवार को मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ने किया। कहा कि उनके दफ्तर के कंप्यूटर से पोर्न क्लिप मिली हैं, वहीं से ये काम होता था। पुलिस ने राज कुंद्रा के साथ उनकी ही कंपनी में काम करने वाले आईटी इंचार्ज रॉयन थॉर्प को भी गिरफ्तार किया है। दोनों को 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उमेश कामत नाम के एक बंदे को भी अरेस्ट किया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे पता चला कि ही वॉज लुकिंग आफ्टर द इंडिया ऑपरेशंस फॉर द कंपनी ऑफ मिस्टर राज कुंद्रा, जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है। उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। फरवरी 2021 में सामने आए पोर्न फिल्म रैकेट में पहले कुल 9 आरोपी गिरफ्तार थे, जिनमें अभिनेत्री गहना वशिष्ठ और उमेश कामत प्रमुख थे। जमानत पर छूटी गहना ने वीडियो जारी कर अपनी फिल्मों को पोर्न फिल्म कहने पर आपत्ति जताई है। अदालत में बचाव पक्ष ने दावा किया कि ये मामला अश्लीलता कानून के दायरे में नहीं आता। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो, पॉर्न की कैटेगरी में आता है। जो भी मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसमें कहीं भी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स का ऐसा कोई सामने नहीं आया है। सेक्शन 67A जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो इसमें कोई तरह से एप्लीकेबल नहीं होता है। मुंबई पुलिस का दावा है कि ये गिरोह नवोदित महिला कलाकारों को ब्रेक देने का लालच देकर ऑडिशन के लिए बुलाता था, फिर बोल्ड सीन के नाम पर अश्लील सीन शूट करता, विरोध करने वालों को धमकाया भी जाता। पीड़ित लड़कियों के साथ ही कुछ टीवी अभिनेत्रियों ने भी राज कुंद्रा की शिकायत की थी। अदालत में राज कुंद्रा के वकील ने दावा किया कि जिस हॉटशॉट ऐप की बात हो रही है उसे राज कुंद्रा पहले ही बेच चुके हैं। तब पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा भले ही दावा कर रहे हैं कि उस ऐप को वो एक फरार आरोपी को बेच चुके हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि वो उस ऐप से जुड़े वित्तीय लेन देन की अपडेट लगातार लेते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें हॉटशॉट क्लिप के वितरण और वित्तीय लेन देन की जानकारी लिया करते थे। पुलिस के मुताबिक ऐसे 4 और ऐप के बारे में जानकारी मिली है और उन सभी के बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 7 करोड़ का लेन देन हुआ है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।